वो बहुत ही हसीन और खूबसूरत थी, लेकिन शादी की पहली रात को उसका पति उसके करीब भी नहीं आया। यह सब देखकर उसके मन में कई सवाल उठने लगे कि शायद उसका पति किसी और से प्यार तो नहीं करता, या फिर कहीं वो नामर्द तो नहीं है। अपने साथ इस तरह का व्यवहार होता हुआ देख वो परेशान होकर एक बाबा जी के पास गई, तो उन्होंने उसे पति को सुधारने के लिए चूरन दिया। उस चूरन को उसे अपने पति के खाने पीने की चीज़ों में मिलाना था। जब उसने उस चूरन को अपने पति के खाने में मिलाया, तो उसके पति ने उस रात जो उसका हाल किया, उसकी तो चीखें ही निकल गईं। उसका नाम नेहा है। वो दिखने में बहुत खूबसूरत थी। अभी उसकी उम्र बहुत कम थी कि उसके घर वाले उसकी शादी के बारे में सोचने लगे। अपनी शादी की बात सुनकर वो हैरान थी कि शादी, वो भी उसकी, और इतनी जल्दी। पर अब तो जो होना था वह होने ही वाला था। उसकी उम्र कम होने के नाते शादी के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था कि शादी के बाद होता क्या है। उसका बचपना और नासमझी देखकर नेहा की माँ ने उसे कुछ दिनों के लिए उसकी मौसी के घर पर भेज दिया, क्योंकि मौसी के घर शादीशुदा और उसकी हम उम्र बहुत सी लड़कियां थीं, ताकि वह लोग शादी के बाद होने वाली सभी बातों की ट्रेनिंग उसे अच्छे से दे सकें। मौसी के घर जाते समय नेहा की माँ ने उसे समझाया कि तुम उनके घर पर रहोगी तो वह लोग तुम्हें सब कुछ सिखा देंगे कि शादी के बाद घर कैसे बसाना है, किसके साथ कैसी बातें करनी है। उसकी तैयारी ऐसे करवाई जा रही थी जैसे कि जंग पर जाने से पहले फौजी की ट्रेनिंग करवाई जाती है। मौसी के घर उसके दिन बहुत अच्छे गुजर रहे थे, क्योंकि वहाँ पर उसकी हम उम्र सारी लड़कियाँ थीं। शादी से पहले उसे बहुत कुछ सिखाया गया और कुछ दिन बाद उसकी शादी करवा दी गई। वो दुल्हन बनकर अपने ससुराल आ गई। शादी की पहली रात को अपने मन में ढेरों ख्वाब लिए वो सुहाग की सेज पर दुल्हन बनी बैठी हुई थी और अपने पति का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। लेकिन कुछ देर बाद जब उसका पति उसके कमरे में आया, तो उसकी हरकत देखकर तो वो हैरान थी, क्योंकि जो बातें उसे उसकी मौसी के घर पर सिखाई गई थी कि शादी की पहली रात को तुम्हारे साथ यह होगा वह होगा, पर ऐसा तो कुछ भी उसके साथ नहीं हो रहा था। ना तो उसके पति ने उसका घूंघट उठाया और ना ही उसे मुंह दिखाई का कोई तोहफा दिया। अपने साथ यह सब ना होता हुआ देख उसे बार बार उसकी मौसी के घर की बातें याद आ रही थी, क्योंकि जो बातें उसे वहां पर सिखाई गई थी वैसा तो कुछ भी नहीं था। उसका पति तो उससे दूर दूर रहता था और अपने पति की हरकत देखकर बहुत परेशान थी कि आखिर यह उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। वो तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और हसीन थी और कम उम्र भी थी, फिर भी उसके पति ने एक बार भी उसकी तरफ नज़र उठाकर नहीं देखा था। वो पूरी रात रो रही थी, पर उसने उससे कुछ भी पूछा तक नहीं, बल्कि वो तो चादर तान के सो गया। अगली सुबह उसने घर में किसी को यह महसूस नहीं होने दिया कि रात को उसके साथ उसके पति ने ऐसा बर्ताव किया। ऐसे ही किसी तरह उसके दिन और रात गुजर रहे थे। वो अंदर ही अंदर घुट रही थी, क्योंकि यह बात वो किसी को बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि यह तो उसके और उसके पति के बीच की बातें थी। वो किससे कहने जाती। कुछ दिनों बाद उसकी मौसी की बेटी रितिका उससे मिलने आई। वह लगभग उसकी हम उम्र थी और उन दोनों के बीच दोस्ती जैसा रिश्ता था। उसे देखकर वो बहुत खुश हुई। उसने उसे चाय नाश्ता कराया और अपने कमरे में लेकर आ गई और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद करने के बाद उसे पकड़कर वो फूट फूट कर रोने लगी। उसे यूं रोता हुआ देखकर उसने पूछा, क्या हुआ नेहा, तुम रो क्यों रही हो। उसने रोते हुए अपने और अपने पति के बीच की सारी हकीकत उसे बता दी। यह सब सुनकर वह हैरान थी। उसने हैरानगी से कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि शादी की पहली रात हो और तुम जैसी बीवी हो और पति पत्नी के करीब ना आए, उससे बात तक ना करे। ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे पति के साथ कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसने घबरा कर पूछा, कैसी प्रॉब्लम। उसने कहा, या तो वह किसी और के प्यार में पागल है, या तो
तो उसे किसी ने कुछ करवा दिया है कि वह तुम्हारे करीब ना आए। उसने कहा लेकिन तुम घबराओ नहीं, इसका इलाज है। उसने उससे घबरा कर पूछा कैसा इलाज और कहाँ पर। रितिका ने बताया कि उसके गांव में एक बाबा जी हैं, वह इस तरह के लोगों का बहुत अच्छा इलाज करते हैं। अगर तुम कोई बहाना बनाकर मेरे घर पर आ जाओ तो हम उन बाबा जी के पास तुम्हें लेकर चलेंगे। नेहा ने कहा ठीक है रितिका, मैं जरूर आऊंगी। यह सब बातें कर और उसे समझा बुझा कर रितिका वापस अपने घर चली गई। एक दिन उसने अपनी सास से कहा माँ जी, मुझे कुछ दिनों के लिए मायके भेज दीजिए, मेरा मन बहल जाएगा। उन्होंने उसकी इस बात को इनकार नहीं किया, कहा ठीक है, अगर तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ। उसे पता था कि उसके पति तो उसे नहीं ले जाएंगे, इसीलिए उसने अपने भाई को बुला लिया। उसका भाई उसे लेने आ गया। जब वो कुछ दूर पहुंच गई तो उसने अपने भाई से कहा भाई मुझे घर पर नहीं जाना है, मैं घर पर किसी और दिन आ जाऊंगी, तुम मुझे मौसी के घर पर छोड़ दो, मुझे वहाँ पर कुछ काम है और यह बात माँ को बता देना पर किसी और को मत बताना। मैं 1-2 दिन बाद जब फ़ोन करूँगी तो मुझे मेरे ससुराल पहुँचा देना। उसकी इस बात पर भाई ने उससे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किया क्योंकि शादी के पहले वो अक्सर मौसी के घर जाया करती थी, इसीलिए उसे लगा कि शायद उसे कुछ काम होगा और बिना वजह पूछे वह उसे मौसी के घर छोड़ आया और वापस घर चला गया। रितिका ने आकर मौसी को सारी बातें पहले ही बता दी थीं। अगले ही दिन मौसी उसे उस बाबा जी के पास लेकर गईं। उसने बाबा जी से अपनी सारी परेशानी बताई। बाबा जी ने कहा तुम निराश ना हो, तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा, बस तुम्हें कुछ उपाय करने होंगे। बाबा जी ने उसे एक चूरन दिया और कहा यह चूरन तुम अपने पति के खाने पीने की किसी भी चीज़ में मिलाकर उसे खिला देना, धीरे धीरे करके तुम्हारे पति में सुधार आ जाएगा। नेहा ने उन बाबा जी का बहुत शुक्रिया अदा किया और उस दिन वो मौसी के घर पर आ गई। 1-2 दिन वो मौसी के घर पर रही और उसके बाद उसने अपने भाई को फ़ोन करके बुला लिया। भाई आए और उसे उसके ससुराल छोड़ दिया। 1 से 2 दिन में उसने उस चूरन को अपने पति के खाने पीने की चीज़ों में मिलाकर खिलाया और उसके पति के व्यवहार में कोई असर नहीं हुआ। यह सब सोचकर वो थोड़ी परेशान थी, पर अचानक उसके साथ कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि वो तो हैरान रह गई। 2-3 दिन के बाद ही उसका पति उसके पास आया और उसके हाथों को पकड़ते हुए उससे बड़े ही प्यार से कहने लगा नेहा, मुझे तुम्हें एक खुशखबरी सुनानी है। उनके इस तरह के व्यवहार से उसे अंदर ही अंदर बड़ा अच्छा महसूस हुआ। उसने खुश होकर उनसे कहा कि जी बताइए आपको क्या कहना है। वह उससे कहने लगे कि दरअसल मेरी नौकरी लग गई है और मेरी नौकरी दूसरे शहर में लगी है और माँ का कहना है कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊं, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वहां पर मेरा तुम्हारे बिना दिल लगेगा। उसने थोड़ा सा नखरे दिखाते हुए कहा कि अच्छा क्या सच में, पर मुझे तो नहीं लगता कि आपको मेरी इतनी फिक्र है। उसकी बात को उसके पति समझ गए और वह उससे कहने लगे देखो नेहा, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ ठीक व्यवहार नहीं किया, लेकिन तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। जब हम दोनों वहां पहुंच जाएंगे तो मुझे अच्छे से प्राइवेसी मिल जाएगी। उनकी यह बात सुनकर पहले तो उसे अजीब लगा, लेकिन वो फिर खुश भी होने लगी क्योंकि शायद अब बाबा जी का चूरन का असर उसके पति पर होने लगा था। उसे लगा कि इसका मतलब उसके पति अपने घर वालों से कुछ ज़्यादा ही शर्माते हैं, इसीलिए अभी तक उसे ज़्यादा बातचीत भी नहीं करते थे। असल बात क्या थी यह तो वो नहीं समझ पा रही थी, पर उसे लगा कि जो भी हो, लेकिन बाबा जी का चूरन अपना काम कर रहा है। वो मन ही मन बहुत खुश होने लगी कि चलो अब मेरा पति मुझे बहुत प्यार करेगा और मेरे साथ अच्छा वक्त भी बिताएगा। उसने उसी दिन शाम को तुरंत ही रितिका को फ़ोन करके यह खुशखबरी सुनाई कि आज शादी के बाद पहली बार उसके पति ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। यह सुनते ही रितिका भी खुशी से उछल पड़ी। वह कहने लगी देखा, मैंने कहा था ना कि यह बाबा जी बहुत ही चमत्कारी हैं, देख उन्होंने कैसे तेरे जीवन में सब कुछ ठीक कर दिया। नेहा ने कहा हाँ सच में, बाबा जी ने तो मेरी मनचाही मुराद पूरी कर दी। नेहा ने कहा चल ठीक है, अब मैं रखती हूँ क्योंकि मुझे ढेर सारी पैकिंग करनी है और अपने पति के साथ दूसरे शहर में जाने के लिए 2 दिन बाद निकलना है। शाम को जब उसके पति लौट कर आए तो उनका चेहरा कुछ उतरा हुआ था। उसने उनसे पूछा कि क्या हुआ, अभी तक तो
आप बहुत खुश थे, लेकिन आज आप इतना उदास क्यों लग रहे हैं? तो वह कहने लगे कि मैं तो तुम्हें अपने साथ दूसरे शहर इसलिए लेकर जा रहा था ताकि तुम्हारी और मेरी प्राइवेसी अच्छे से बनी रहे, लेकिन अब एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है, इसीलिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसने उनसे कहा कि बताइए आखिर क्या प्रॉब्लम है? तो वह उससे कहने लगे कि दरअसल मेरा जो बचपन का बेस्ट फ्रेंड है, उसकी भी जॉब उस शहर में लगी है और उसके रहने का इंतजाम अभी कहीं भी नहीं हो पा रहा है, और जब उसे यह पता चला कि मैं उस शहर में रहने जा रहा हूँ, तो उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि क्या मैं उसे कुछ हफ्तों के लिए अपने घर में रहने दे सकता हूँ। वैसे तो मैं उसे बेझिझक हाँ बोल देता अगर मैं अकेला रहने आता, लेकिन क्योंकि मैं तो तुम्हें साथ लेकर जा रहा था, इसीलिए मैंने उससे कुछ वक्त की मोहलत मांगी ताकि मैं उसे हाँ बोलूँ या ना बोलूँ। उसने अपने पति से कहा कि इसमें इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, वैसे भी आपको जो घर रहने के लिए मिला है वह तो बहुत ही बड़ा है, तो वहाँ आपके दोस्त भी आराम से रह सकते हैं और फिर हम सब अलग अलग कमरों में रह रहे होंगे, तो हमारी प्राइवेसी भी आराम से बनी रहेगी और मुझे उनके साथ रहने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप इतना क्यों सोच रहे हैं? उसकी बात सुनकर उसके पति ने तुरंत ही खुशी खुशी उसे गले से लगा लिया। वह कहने लगे, नेहा तुम सच में बहुत अच्छी हो, मैं तो एक बहुत बड़ी उलझन में पड़ गया था कि अब मैं क्या करूँगा, लेकिन तुमने तो मेरी प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व कर दी। मैं अपने दोस्त को मना भी नहीं करना चाहता था क्योंकि उसने मुझ पर पहले बहुत सारे एहसान किए हैं और तुम्हारी एक हाँ ने सब कुछ तुरंत ही ठीक कर दिया। अपने पति का अपने प्रति प्यार देखकर वो मन ही मन फूली ही नहीं समा रही थी। वो यही सोच रही थी कि अब तो मेरा पति धीरे धीरे मेरी चाहत में दीवाना ही हो जाएगा और मुझे भी उसे इसी तरह से खुश रखना होगा। 2 दिन के बाद ही वो अपने पति के साथ दूसरे शहर में शिफ्ट हो चुकी थी। वह घर सच में बहुत ही खूबसूरत और बड़ा था। वो अपने आप को किसी महारानी के जैसा महसूस कर रही थी जो अब एक इतने बड़े बंगले में अकेले राज करने जा रही थी। उसे अपने पति के दोस्त भी बहुत अच्छे लगे। 2 दिन तो घर में सारे सामान को शिफ्टिंग करने में ही निकल गए। उसके बाद जब सब कुछ सेट हो गया तब उसने चैन की सांस ली। उसके पति और उनके दोस्त ऑफिस जाना शुरू कर चुके थे। उसने भी घर की भागदौड़ संभाल ली थी, लेकिन नेहा ने सोच लिया था कि अब वो अपने शादीशुदा जीवन की एक खूबसूरत शुरुआत करेगी। इसीलिए आज रात उसने अपना कमरा बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया और खुद भी वो इतने अच्छे से तैयार हुई थी कि आज वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। रात को जब उसके पति लौट कर आए तो वो मन ही मन उनके और अपने मिलन के सपनों में खो चुकी थी। पति के कमरे में आते ही उसने उनके साथ प्यार भरे पल बिताने की शुरुआत कर दी। वह भी धीरे धीरे उसका साथ देने लगे, जिससे उसके अंदर की बेकरारी और ज़्यादा बढ़ने लगी। तभी उन्होंने उससे कहा कि आज तो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। यह सुनकर तो वो बहुत खुश हो गई कि आज शादी के बाद पहली बार उसके पति उसके लिए कुछ लाए हैं। उसके बाद उन्होंने अपने बैग से एक छोटा सा कुल्हड़ निकाला जिसमें रबड़ी थी। रबड़ी का नाम सुनकर ही वो तो खुशी से उछल पड़ी क्योंकि उसे रबड़ी खाने में बहुत पसंद है। उस दिन उसके पति ने अपने हाथों से उसे रबड़ी खिलाई। उसने उनसे भी कहा कि आप भी थोड़ी खाइए, पर वह कहने लगे कि मुझे तो मीठा पसंद नहीं है, लेकिन हाँ हो सकता है तुम्हारी संगत में मुझे भी धीरे धीरे मीठा पसंद आने लगे। उनकी यह बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा शर्मा गई। रबड़ी खाने के बाद वो अपने पति की बाहों में समाने लगी और उसके बाद क्या से क्या होता गया उसे खुद भी पता नहीं चला। सुबह जब वो सोकर उठी तो बहुत ही खुशी महसूस कर रही थी। धीरे धीरे उसके दिन यूं ही बीतने लगे। जब से उसके पति को यह बात पता चली कि उसे रबड़ी खाने में पसंद है तो वह अब नियम से हर रोज उसके लिए रबड़ी लाने लगे। यह देखकर वो बहुत खुश थी कि उसके पति को उसका इतना ख्याल है कि अगर कोई चीज़ उसे पसंद है तो वह उसे एक दिन भी लाना नहीं भूलते थे। पर उसे एक बात बहुत अजीब लग रही थी कि अब धीरे धीरे उसके पति का व्यवहार उसके प्रति बिल्कुल वैसा ही होने लगा जैसा कि शादी के पहले था। बस वह सिर्फ रबड़ी ही उसके लिए प्यार से लेकर आते थे, उसके अलावा वह उससे कोई खास बातचीत नहीं करते थे। वो उनके
करीब जाने की जब भी कोशिश करती तो वह उसे यह कह देते कि मैं आज बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। ना जाने क्यों आजकल उसे खुद भी बहुत थकान लगने लगी थी और जिस वजह से उसे जल्दी ही नींद आ जाती थी। उसने सोचा कि शायद आजकल का मौसम ही कुछ ऐसा है, इसीलिए इन्हें भी इतनी थकान लगती है और मुझे भी। 1-2 महीने ऐसे ही चलता रहा और उसे लगने लगा कि शायद वो कुछ ज़्यादा ही कमज़ोरी महसूस कर रही है। इसीलिए वो डॉक्टर के पास खुद का चेकअप कराने के लिए चली गई। उसे डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिख दी और एक डाइट चार्ट बनाकर दिया। सख्ती से कहा कि आपको इसे फॉलो करना होगा। उसने भी सोचा कि जब सेहत ही अच्छी नहीं रहेगी तो फिर मैं अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कैसे करूँगी। इसीलिए उसने उस डाइट चार्ट को फॉलो करना शुरू कर दिया। उस रात जब उसके पति उसके लिए रबड़ी लेकर आए तो पहले तो उसने सोचा कि अगर 1-2 दिन खा लूँगी तो कुछ भी नहीं होगा, पर फिर उसने सोचा कि ऐसे तो फिर यह रोज का हो जाएगा। इसीलिए उस दिन उसने रबड़ी का कुल्हड़ फ्रिज में जाकर रख दिया और चुपचाप जाकर लेटकर सो गई। आधी रात के वक्त उसे कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी, जिससे उसकी अचानक आँख खुली। उसने जब उठकर देखा तो उसके पति बिस्तर पर नहीं थे। उसे लगा कि यह इतनी रात को आखिर कहाँ चले गए। तभी वो तुरंत ही कमरे से बाहर निकल कर आ गई, पर उसे उसके पति बाहर भी नहीं दिख रहे थे। उसने ध्यान दिया कि यह आवाज़ें उसके पति के दोस्त के कमरे से आ रही थी। उसे लगा कि हो सकता है यह दोनों आपस में बातें कर रहे हों। शायद उन्हें नींद नहीं आ रही हो, इसीलिए सोचा हो कि चलो कुछ गप्पे मार लेते हैं। उसने सोचा क्यों दो दोस्तों के बीच में पड़ना, इसीलिए वो वापस कमरे की तरफ जाने लगी। लेकिन तभी उसे अपने पति के चीखने की आवाज़ सुनाई दी, जिससे उसके कदम अचानक ही रुक गए। उसे लगा कि अगर यह बात कर रहे हैं तो उसके पति चीखे क्यों? क्या उन्हें चोट लग गई है? उन्हें चोट लगने के ख्याल से वो तुरंत ही उनके दोस्त के कमरे की तरफ भागी तो दरवाजे के करीब पहुंचकर उसने देखा कि दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। उसने सोचा कि एकदम से कमरे में चले जाने से कहीं यह लोग चौंक ना जाएं, इसीलिए उसने धीरे से झाँक कर देखा। पर उसने जैसे ही अंदर झाँक कर देखा तो अंदर का नज़ारा देखकर तो उसके पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। उसके पति के दोस्त उसके पति के साथ वह सब कर रहे थे जो एक पति पत्नी के बीच में होता है, और उस वक्त उन दोनों के ही बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसने जिंदगी में पहली बार ऐसा कुछ देखा था, जिसे देख उसके हाथ पैर कांपने लगे और वो लड़खड़ाकर वहीं पर गिर पड़ी। गिरते समय उसका हाथ टेबल पर रखे फ्लावर पॉट पर लगा और वह भी धड़ाम से गिरकर चकनाचूर हो गया, जिसकी आवाज़ से वह दोनों बुरी तरह से हड़बड़ा गए और उन्होंने तुरंत ही खुद की हालत ठीक की और कमरे से बाहर निकल आए। जब उन दोनों ने यह देखा कि उसने उन्हें सब कुछ करते हुए देख लिया तो उनके चेहरे का रंग पीला पड़ गया। उसने अपने पति से रो रो कर कहा कि आखिर यह सब क्या है। उसके बाद उसके पति ने उसे बताया कि उनकी दिलचस्पी किसी औरत में नहीं बल्कि मर्द में है और यह सारी बातें उनके घर वालों को भी पता है। शादी तो उन्होंने उसके साथ सिर्फ इसलिए की थी ताकि वह समाज का मुंह बंद कर सके, और उन्होंने दूसरे शहर में नौकरी इसीलिए चुनी ताकि वो अलग घर में आराम से अपने दोस्त को बुलाकर रह सके और उसके साथ जमकर कर सके और नेहा को भी कुछ भी पता ना चल सके। उसकी यह बात सुनकर वो हैरानी भरी नज़रों से उसे देख रही थी। उसके पति ने कहा कि मैं तुम्हें हर रोज़ रबड़ी में बेहोशी की दवा मिलाकर खिला देता था ताकि तुम रात को मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करो, लेकिन आज शायद तुमने रबड़ी नहीं खाई। उसने अपने पति से रोते हुए कहा, हाँ आज मैंने रबड़ी नहीं खाई क्योंकि मुझे इतने दिनों से बहुत कमजोरी लग रही थी, तो मैंने डॉक्टर से चेकअप करवाया। उन्होंने मुझे एक डाइट चार्ट बनाकर दिया जिसमें उन्होंने मुझे मीठा खाने को मना किया था। अगर आज मैं उनकी बात नहीं मानती तो तुम्हारा यह सच सामने कभी नहीं आता। उसने अपने पति से कहा कि इसका मतलब अभी तक तुम्हारा मेरे लिए व्यवहार में जो भी बदलाव था वो नाटक था। उसके पति ने कहा, हाँ तुम्हें यहाँ लाने के लिए मैं दिखावा कर रहा था। वो मन में सोचने लगी कि मैं अंधविश्वास में अंधी होकर ये
ये सोच रही थी कि बाबा जी के चूरन ने सब कुछ ठीक कर दिया। इतनी बड़ी बेवकूफ़ थी वो। उसने अपने पति से कहा, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा देकर मेरी ज़िंदगी खराब कर दी। उसके पति उसके सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे, कहने लगे कि मैं भी मजबूर था, क्योंकि समाज के बनाए नियमों की वजह से मुझे अपनी सच्चाई छिपानी पड़ी और दिखावे के लिए तुमसे शादी करनी पड़ी। नेहा अगले ही दिन अपने मायके वापस लौट गई और उसने अपने पति को तलाक के पेपर्स भिजवा दिए। इधर उसके मायके वाले उससे बार बार यह वजह पूछ रहे थे कि वो अपने पति को तलाक क्यों दे रही है, तो उसने उनसे यही कहा कि उसकी और उसके पति के बीच में बिल्कुल भी पट नहीं रही है। उनके विचार बिल्कुल अलग हैं और इसीलिए वो एक ऐसे इंसान के साथ पूरी ज़िंदगी नहीं बिता सकती। इधर जब तलाक की आखिरी दिन वो अपने पति से मिली तो उन्होंने उसे धन्यवाद कहा, क्योंकि उसने उनकी सच्चाई को छुपा कर रखा था। पर वह उससे बार बार पूछ रहे थे कि उन्होंने तो उसके साथ इतना बुरा किया, लेकिन फिर भी उसने उनकी इस बात को किसी को क्यों नहीं बताया। तो उसने उनसे कहा कि मैं आपके जैसी नहीं हूँ जो किसी इंसान की ज़िंदगी खराब करने में 2 पल भी ना सोचूं, और मैं आपसे इतना ही कहूँगी कि जब आप ही हिम्मत करके खुद की असलियत को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप इस समाज से यह उम्मीद कैसे रखते हैं कि वह आपको स्वीकार कर ले। इसीलिए अपने लिए और अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लें, ना कि दुनिया को दिखाने के लिए खुद की और दूसरों की ज़िंदगी खराब करें। कुछ दिन के बाद उसके लिए विजय नाम के एक शख्स का रिश्ता आया। विजय की पत्नी एक हादसे का शिकार हो गई थी और वह अब इस दुनिया में नहीं थी। उनका 2 साल का एक बेटा भी था। शादी से तो उसका मन ही हट चुका था, पर उसके घर वालों ने उसे बहुत समझाया। इधर उसकी शादी से पहले विजय के साथ बात करने और घूमने फिरने का मौका भी दिया गया। विजय से मिलने के बाद उसे एहसास हुआ कि दुनिया में अगर कुछ लोग मतलबी हैं तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो निस्वार्थ आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। विजय बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने कुछ दिनों में ही उसका दिल जीत लिया और वो भी उनसे शादी करने के लिए मान गई। उसकी और विजय की कुछ दिनों बाद शादी हो गई। नेहा ने उनके बेटे को भी दिल से अपना लिया। आज उनकी शादी को 10 साल हो चुके हैं, पर विजय उसे इतना खुश रखते हैं जिससे उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसकी अभी नई नई शादी ही हुई है। इधर कुछ दिनों के बाद उसे पता चला कि उसके पहले पति के घर वालों ने उनकी दोबारा शादी करने की कोशिश की, तो उन्होंने इस बार हिम्मत दिखाते हुए अपने घर वालों को साफ इनकार कर दिया और वह अपने उस दोस्त के साथ दूसरी जगह रहने लगे। वो भी यह देखकर खुश थी कि वह जिसे चाहते थे आज वह उसके साथ सुखी जीवन बिता रहे हैं, जैसे कि वो अपने पति के साथ बिता रही है। दोस्तों, हमारे समाज में कुछ ऐसे नियम बना दिए गए हैं जिनको मानने के लिए हर किसी को बाध्य किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान की खुशियाँ हर नियम से सबसे ऊपर होती हैं। कभी भी किसी भी चीज़ को किसी को जबरदस्ती पसंद नहीं करवाया जा सकता। इसीलिए जो जैसे रहना चाहे उसे वैसे ही रहने देना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि समाज के द्वारा बनाया हुआ हर नियम सही हो। कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद।